हूँ, किसी को भी बोर नहीं करूँगा. Why people do not want to practice spirituality? They think that Instagram, Facebook is interesting and Bhagavad Gita is boring. Let's do some interesting thing. It's not the fact. It definitely depends upon the kind of presentation is done on Bhagavad Gita. तो इसीलिए basically I travel from places to places to increase people's appreciation on spirituality. आप में से गैस कर सकते हैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा रहा होगा? Not a very difficult question. What is the most frequently asked question in my life? Can you guess? हाथ उठा कर बताना चाहेंगे? हाँ सर बताइए. आपने इंजीनियरिंग छोड़ के संन्यास ले लिया. हाँ जी हाँ जी. और कोई और इसको बेटर तरीके से फ्रेम करना चाहेंगे? What you are saying is correct. ओके. मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि अगर आपको एक साधु ही बनना था तो आपने एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग क्यों की? करेक्ट. कई बार लोग थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं. क्या बोलते हैं? आपकी वजह से हमारे देश का एक एनआईटीएन इंजीनियर कम हो गया. आप जानना चाहेंगे मैं इसका क्या जवाब देता हूँ? है ना? आर यू इंटरेस्टेड टू हियर व्हाट आई रिप्लाई टू द पीपल हु आस्क दिस क्वेश्चन? मेरा सवाल भी जो है वो प्रश्न के रूप में ही रहता है. मैं लोगों से पूछता हूँ क्या हमारे देश में एक पढ़े लिखे डॉक्टर की आवश्यकता है, पढ़े लिखे इंजीनियर की आवश्यकता है, पढ़े लिखे फार्मर की आवश्यकता है, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लॉयर की आवश्यकता है, तो एक पढ़े लिखे साधु की क्यों नहीं? मेक सेंस? Why? Because I can utilize all my talents and energies and potential and skills and talents in connecting people with spirituality. Because spirituality, as I mentioned in the beginning, it's not something boring, something which is to be practiced after we become 80 years old. Correct? Because spirituality gives us multiple solutions to the problems we are presently facing in our life. I do not see Bhagavad Gita as a ritual book. I see it as a solution providing manual. So that's how my approach of Bhagavad Gita is. जब भी मैं कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ मैं स्टूडेंट से फॉर्मलेस के रूप में बात कर सकता हूँ. करेक्ट. हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स. सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन. आप देख लीजिए. सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन अगर ज़्यादा है, परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, सेटिस्फैक्शन की वैल्यू कम ही आएगी. है ना? So that's why like we need to balance this expectation component. Happiness is equal to resources upon desires. लोगों को लगता है ठीक है रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा. ना जी ना. डिनोमिनेटर में क्या है? रिसोर्सेज अपॉन डिज़ायर्स. डिज़ायर कंपोनेंट है. जब हम लोग एनआईटी भोपाल में पढ़ते थे उस टाइम पे 200-250 रुपये के जूते हमारे लिए सफिशिएंट थे. सबकी जब 10-10, 15-15 लाख की जॉब लग गई तो जूता भी 5,000 का चाहिए. करेक्ट. तो जब तक हम रिसोर्स डिज़ायर्स कंपोनेंट में वर्कआउट नहीं करेंगे, जब तक इवन दो वी मे हैव रिसोर्सेज स्टिल वी विल बी अनहैप्पी. भगवद गीता मेनली टॉक्स अबाउट माइंड कंट्रोल. व्हाई? बिकॉज स्ट्रेस है ना इज वन ऑफ द नेगेटिव कंपोनेंट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग रेगुलेटेड माइंड कंट्रोल. है ना? अभी छतरपुर में मेरा एक बड़ा पुलिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था परसों 11 बजे से, परंतु उसको कैंसिल करना पड़ा. क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द सुसाइड कमिटेड बाय द टीआई ऑफ छतरपुर. somehow the stress which he was having in his life he couldn't manage it. It's a big problem. स्ट्रेस 3 कैटेगरीज का होता है. पहली कैटेगरी होती है एक कंफर्टेबल जोन में जब हम रहते हैं. दूसरा हम स्ट्रेस जोन में स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं. तीसरा पैनिक जोन. पैनिक जोन में इट बिकम्स कंप्लीटली अनबियरेबल. स्ट्रेस जोन से जब पैनिक जोन की तरफ वो शूट आउट हो रहा रहता है उस समय सुसाइड के थॉट्स आते हैं. जब पैनिक जोन में काफ़ी लंबे समय तक रहता है तो सुसाइड कमिट कर लेता है. डू यू नो व्हाट इज द सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ डेथ अमंग द एज ग्रुप 16 to 25 इन इंडिया? गूगल सर्च कीजिए सुसाइड.
क्योंकि बीमारियां तो इतनी लगती नहीं है, एक्सीडेंट्स इतने होते नहीं हैं, है ना. सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ डेथ among the individuals aging from 16 to 25 is suicide. Suicide shows completely like the highest of the stress level, at the same time completely mental breakdown. Bhagavad Gita talks about mental equilibrium, how to move from the state of mental breakdown to the state of mental equilibrium. That is the fundamental stand teachings. That's why like I am very much interested to speak on these things. Why? Because these things are generally not taught. मैंने भी पहले से लेकर के 12वीं तक पढ़ाई की, कॉलेज में 4 साल पढ़ाई की, कंपनी में 2.5 साल काम किया, कहीं भी मुझे ये एजुकेशन नहीं मिली, है ना. पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लिया है ना, शॉर्ट फॉर्म में एच लीना के आरबी सी एस एफ आर, बेरिलियम मैग्नीशियम बेमा का सर 12 सारे एक्रोनिम्स के साथ पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया. लॉज ऑफ काइनेटिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉज ऑफ इंटीग्रेशन, सब कुछ किया, सब कुछ किया. परंतु हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ लाइफ, इसके बारे में समझ में नहीं आया. करेक्ट. मेरे मदर से मेरा प्रश्न रहता था 8th क्लास में जब था, मैंने कहा 7th क्लास की हिस्ट्री तो मैं भूल ही गया हूँ, तो 8th क्लास में जब पढ़ूँ 9th क्लास में सब भूल ही जाऊँगा, 9th क्लास में जो पढ़ूँगा 10th क्लास तक भूल ही जाऊँगा. इतने छोटे से दिमाग में 4 पढ़ने के आंसर कब तक लेता फिरूँगा, है ना. इतने सारे हम लोग पढ़ते थे ज्योग्राफी में कि भाई ग्रेफाइट की माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, गोल्ड की माइंस कहाँ कहाँ पे, डायमंड कहाँ कहाँ मिला जाता है, पूरा याद करके लिख करके आते थे. परंतु जब मुझे कभी गोल्ड खरीदना होगा तो मैं तो शॉप में ही जाऊँगा ना. मेक सेंस. So I was always searching the purpose of education, the purpose of life, है ना. But until the point I met with Bhagavad Gita and the teachings of ISKCON, I could never find it out, है ना. अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से एक बच्चा जो कि हो सकता है कि 85% भी लाया हो, वो भी स्ट्रेस में हो, क्योंकि उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है कि तुमको बेटा टॉप 3 में तो आना ही है. समझ सकते हैं इस चीज़ को. 85% is appreciable, but he may be crying. Why? Because his parents won't be happy, because they have expectation that their child should score in top 3. Correct? This is called artificial stress because of our wrong mental patterns, है ना. So there are two kinds of stress. One is kind of natural. अब जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कोरोना टाइम था, कुछ नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई. That is quite natural for a person to come in stress. But there are many mental patterns which are wrong, because of which it leads to artificial stress situations. जैसे कोई व्यक्ति कभी टाइम पर, मतलब लैक ऑफ पंक्चुअलिटी किसी की लाइफ में, है ना, टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से उसके जीवन में बहुत बहुत स्ट्रेस जनरेट होता है. सपोज कीजिए यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी 1 घंटे की है और हम निकले ही 50 मिनट पहले, है ना, पूरे टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, है ना, पूरे टाइम स्ट्रेस में रहेंगे. एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाई स्टार्ट करता है, स्ट्रेस में रहता है 4 दिन. क्यों? क्योंकि पहले से नहीं जागा. करेक्ट. हमारे बिहेवियरल डीलिंग्स लोगों से ख़राब रहती है, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, बाद में फिर स्ट्रेस में जाते हैं, अरे मैंने कैसे बोल दिया. कई बार स्टूडेंट टीचर के साथ में, है ना, कभी एक एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, बाद में फिर घर आकर के परेशान रहते हैं, पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, कभी मेरा क्या होगा. हाउ टू हैव कंट्रोल ओवर एंगर, very important question of life. Correct. So we are basically dealing with so many wrong mental patterns in our life which needs improvement. Otherwise eventually it will lead to stress, and even we do not know how to handle stress further, it leads to further very abnormal patterns in our life. Correct. So 2-point formula for happiness is शरीर स्वस्थ और मन संतुष्ट. अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है और मन संतुष्ट है, forget about many other things, you are one of the very happy people in this world. Correct. But what to do? Present fast-paced life involves in so much of cutthroat competition, so much of unhealthy comparison. मैं एक अपने लाइफ से बहुत बढ़िया स्टोरी बताऊंगा अनहेल्दी कंपैरिजन के बेसिस पे. ये वन ऑफ द टॉप 5 स्टोरीज मेरी लाइफ से जुड़ी हुई उनमें से एक है. देखिए 2008 में जब मेरा वेदांता और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में जॉब लगा था, तो उस टाइम पे वेदांता वाज ऑफरिंग पैकेज ऑफ 3.6 लाख पर एनम, रिलायंस वाज ऑफरिंग अ बेटर पैकेज 5.5 लाख पर एनम, है ना. उस समय 5.5 लाख बहुत होते थे. सन 2008 की बात कर रहा हूँ, जिस समय सोने का भाव 12,000 रुपये तोला था. करेक्ट. आज कितना है? 88,000 समथिंग है ना.
तो मैं एक महीने की सैलरी से 4 सोने के सिक्के उस समय खरीद सकता था। वेरी हैंडसम पैकेज। तो हम लोग ज्वाइन किए कंपनी, और हम 12 अगस्त 2008 में कंपनी ज्वाइन किए थे। 31 तारीख के इंतज़ार में थे पहली सैलरी आएगी, परंतु HR डिपार्टमेंट से मैसेज आता है कि आपकी इस महीने की सैलरी नहीं आएगी, अगले महीने इकट्ठा एक साथ दी जाएगी। सब लोग थोड़े से निराश हो जाते हैं, कोई बात नहीं अगले महीने तो मिलेगी। उसके बाद फिर बस 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर। भाई काम व्यक्ति किस लिए करता है? सैलरी के लिए करता है ना। कोई बोल सकता है हाँ तो आगे नहीं जी सैलरी 2 चाहे ना हो, तो हमें तो काम करने में इतना मजा था तो करेंगे ही करेंगे। वी कांट टॉक लाइक दिस। तो दैट वे 25 तारीख आ गई, 26 तारीख आ गई, 27 तारीख, 28, 29, 30। अभी 1 तारीख को सैलरी आएगी, करेक्ट, 1 अक्टूबर को। अब सभी लोग, हम सभी मित्र थे, 4 मित्र थे, सभी कैलकुलेट कर रहे थे बैठ के कि अगर हमारी अटेंडेंस में एक भी अब्सेंट नहीं है तो हमारी कितने पैसे बनने वाले हैं। तो सब कुछ हमने गुणा भाग लगा लिया था कि हमारे 60,000 रुपये बनने वाले हैं। 60,000 बहुत बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से, है ना। तो सब लोग सोचते अच्छा तुम पहली सैलरी का क्या करोगे, तो पहली सैलरी का क्या करोगे। सब बोले थे मैं अपने पिताजी के लिए गाड़ी खरीद लूँगा किस्त में और उनको गिफ्ट करूँगा। अलग अलग लोग बात कर रहे थे। अब वहीं पे मेरा जो है थोड़ा उसमें ज़्यादा मस्ती करता था, अभी कम मस्ती करता हूँ। तो उस टाइम में मेरा कोई दिमाग चला, चंचल मन, मैंने अपने 3 मित्र से उनका मोबाइल लिया। कहा कि देखो भाई पैसे तो मिले नहीं कंपनी से, मुझे घर में फ़ोन लगाना है, बात करने के लिए फ़ोन दे दो। अब फ़ोन तो कोई भी दे ही देता है घर में बात करने के लिए। अब जैसे उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मैंने क्या किया, मेरा नंबर उनके मोबाइल में ICICI बैंक के नाम से फीड कर दिया। पहले मित्र का मोबाइल लिया, मेरा नंबर उसके मोबाइल में ICICI बैंक के नाम से फीड कर दिया। दूसरे के साथ भी ऐसे किया, तीसरे के साथ भी ऐसे किया। अब हो जाएगी स्टोरी सुपर इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अब 1 तारीख हो चुकी है। सुबह सुबह मैं ही मेरे मैसेज से एकदम जैसे स्टैंडर्ड मैसेज आता है ना ICICI का, उस प्रकार से बढ़िया टाइप करके भेज रहा हूँ मेरे मोबाइल से पहले मित्र को, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 60,000 रुपीज़। सुबह सुबह ये तो एकदम ही, अभी तो उठा ही था, मतलब मंजन में नहीं किया था, और इतना प्रसन्न हो गया, मेरी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी आ गई, इतना प्रसन्न कि क्या बताएं। और दूसरे लोग सोचे हमारा नहीं आया क्यों, हमारा क्यों नहीं आया, रिफ्रेश कर रहे मोबाइल को, क्या हो गया भाई। बहुत, पहला व्यक्ति तो भयंकर ही खुश, 7वें आसमान में, ठीक है समझ सकते हैं ना, पहली सैलरी आई सुबह सुबह। अब दूसरे फ्रेंड को मैंने मेरे मोबाइल से मैसेज भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 65,000 रुपीज़। पहला वाला दुखी हो गया, उसको ऐसा लग रहा है जैसे 5,000 रुपये किसी ने उसके निकाल लिए हो। और दूसरा वाला दिखा रहा देखो 65। तीसरे मित्र को मैंने मैसेज किया मेरे मोबाइल से, क्योंकि उसमें तो लिखा ICICI बैंक आ रहा था ना, मैंने तो एक दिन पहले अपना नंबर सेव कर लिया ना उसके मोबाइल में, ICICI बैंक। तीसरे मित्र को मैंने लिखा, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज़। अभी वो 60 और 65 दोनों भयंकर दुखी। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम इज दैट कि इट डजेंट मैटर हाउ मच वी हैव, वी गो फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, है ना। तो उसके बाद फिर वो दोनों परेशान हो रहे और ये दिखा रहे देखो 70,000, है ना। उसके बाद मैंने कहा भाइयों जरा नंबर तो देख लो किस नंबर से आ रहे हैं मैसेज आप लोगों को, जरा कॉल करके तो देखो। जैसी कॉल के मेरा मोबाइल बजा तो मुझे पीटने के लिए दौड़े वो तीनों लोग। मैंने कहा पीटना हो पीट लेना। मैंने कहा तुमको पीटना बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूँ, तीनों बैठ जाओ। तीनों लोग लाइन से बैठे। मैंने कहा कल हम सब ने बैठ के निकाला था ना सैलरी कितना आना है, 60,000 की बात हुई थी ना। 60,000 वाले से पूछा तुमको दुख क्यों, अगर बाजू वाले को 5,000 ज़्यादा आ गए तो तुम्हारे कम तो नहीं आए थे ना, जितना मैक्सिमम मिला तो तुमको मिला ना, तुम दुखी क्यों हुए। और तुम तो खुश हुए थे ना जब तुम्हारा सबसे पहला मैसेज आया था। तो पैसे वाले को बोला भैया तुम्हारे तो 5,000 वैसे ही ज़्यादा आए थे, तुम क्यों दुखी हुए जब थर्ड फ्रेंड के 70 आ गए। तो इसलिए अवंती ब्राह्मण का एक सेक्शन आता है 11th कैंटो श्रीमद् भागवतम में, जहाँ बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट व्हाट रियल रिसोर्सेज वी हैव। आपके यहाँ पे किसी भी एक घर में अगर लाइट थोड़ी सी डिम हो जाए पर पूरे मोहल्ले की या पूरी कॉलोनी की लाइट गोल, आप खुश रहेंगे, करेक्ट। आपके घर में नल बहुत धीरे धीरे आ रहे हो, मतलब 15 मिनट में एक बाल्टी भरे पर पूरी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, आप वहाँ खुश हो जाएंगे, है ना। और वहीं पे अगर आपका नल धीरे हो बाकी में बढ़िया आ रहा है, आप दुखी हो जाएंगे। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ बेसिकली माइंड।
दैट्स व्हाट वी हैव लर्न। मैं पिछले 18 साल से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, इस्कॉन से जुड़ा हूँ, ये सटलिटीज़ मैंने आइडेंटिफाई की। बिकॉज अल्टीमेटली हमको प्रसन्न होने के लिए इतना सारा नहीं चाहिए, करेक्ट, क्योंकि रिसोर्सेज विल नेवर बी एबल टू क्वेंच योर थर्स्ट फॉर हैप्पीनेस। रावण था, बेचारे के पास में एक भी पत्नी नहीं थी ना, इसलिए सीता का अपहरण किया। नॉट लाइक दैट, he has hundreds of queens and thousands of queens in his kingdom and all were very very beautiful, but this lust can never be quenched. This is the secret of Vedas. एक ग्रीडी व्यक्ति को आप 1,000 करोड़ का 10,000 करोड़ भी लगा लो, उसके बाद भी दिमाग लगाएगा और पैसा कैसे बनाए, करेक्ट, और पैसा कैसे बनाए। सो दैट वे अगेन मैंने कहा शरीर स्वस्थ और मन संतुष्ट, 2 पॉइंट फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस, करेक्ट। सो दैट वे पूरा जीवन हमारा रैट रेस में निकल जाता है। बोलते हैं अगर रैट रेस आप जीत भी जाओगे तो रहोगे तो रैट ही, करेक्ट। सो दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद द रियल इक्वेशंस ऑफ लाइफ, करेक्ट। मेरे कोई मित्र थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, कोरोना काल में उनका नौकरी वगैरह चला गया, 6-8 महीने बेरोजगार भी रहे, उसके बाद दुखी हो गए, काफ़ी दुखी हो गए। बोले यार कभी कभी तो भयंकर टेंशन में जाता हूँ। मैंने कहा देखो तुम कितने भी गरीब हो जाओ, मेरे से ज़्यादा गरीब तो हो ही नहीं सकते, करेक्ट। तो इन दैट वे you don't think about the negatives, think about what all opportunities you have. You do SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. हम सभी को करना चाहिए एक्चुअली SWOT एनालिसिस। क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेसेस हैं, क्या हमारे पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे थ्रेट्स हैं, करना चाहिए SWOT एनालिसिस। अगर एक मेडिकल शॉप वाले को पता ही नहीं रहेगा कि उसके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या माल है, क्या नहीं है, तो कैसे मेडिकल शॉप चलाएगा। ऐसे अगर हमको हमारे बारे में डीप इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाउ वी विल परफॉर्म बेटर, व्हाट इज वेयर द क्वेश्चन ऑफ इम्प्रूविंग अवर एफिशिएंसी व्हेन वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट वी आर, व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ। सो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डील वाइजली, नॉट whimsically. चैप्टर नंबर 6 भगवद गीता, वर्स नंबर 5, वर्स नंबर 6 टॉक्स अबाउट how the mind is your best friend if it is controlled, how it is your worst enemy if it is uncontrolled. आपके टीएक्स आपका माइंड जो उनको वर्स्ट एनिमी हो गया, क्यों? क्योंकि वो अनकंट्रोल हो गया था, इस वजह से, है ना। माइंड का प्रपोजल हमारा प्रपोजल नहीं है, ये चीज़ हमको लिख करके रखनी पड़ेगी। माइंड का प्रपोजल हमारा प्रपोजल नहीं है। There is a gross body which is made of 5 elements: earth, water, fire, air and ether, vayu, agni, jal, prithvi और आकाश. There is a subtle body inside it which is made of mind, intelligence and ego. मन, बुद्धि और अहंकार, उसके अंदर फिर सोल है, ठीक है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ईगो सब समझते हैं ना, इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में, है ना। तो इसलिए इसे बचने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से मन पे नियंत्रण बुद्धि के माध्यम से हो, ये टीचिंग से श्रीमद् भगवद गीता की। वाई? बिकॉज मोस्ट द पीपल आर मेंटली ड्राइवन, नॉट इंटेलेक्चुअली ड्राइवन। आपके घर में किसी के यहाँ बच्चा है 5, 6, 7 साल का बच्चा या बच्ची है, हाथ उठाइए, बताइए। बहुत अच्छी एक लर्निंग लेसन आपके यहाँ शेयर करना चाहूँगा। 5, 6, 7 साल का, ओके, आप बताइए क्या नाम है बच्ची का या बच्चे का? अनवी। अनवी कितने साल की है? अनवी 4 ईयर्स की है, ओके ठीक है। और किन क्या कोई 5 से 7 साल? हाँ बताइए। श्रेयांश, श्रेयांश तिवारी कितने साल का है? श्रेयांश 6 साल का है। हाँ आपके साथ ज़्यादा फिट बैठेगा हमारा। अभी देखिए श्रेयांश की मदर से, बैठ जाइए आप दोनों, बैठ जाइए। श्रेयांश की मदर से मेरा सवाल है, घर के सारे मेजर डिसीजंस अगर श्रेयांश लेना शुरू करते तो घर की क्या स्थिति होगी? बहुत ख़राब हो जाएगी, है ना। इसीलिए इसी प्रकार से हमारे सारे मेजर डिसीजंस अगर मन लेना शुरू कर दे तो हमारी घर की स्थिति, हमारी स्ट्रक्चर की स्थिति हो जाएगी बहुत ख़राब। श्रेयांश की मदर, श्रेयांश के फादर उसके बेस्ट वेल विशर हैं, वो अगर घर के डिसीजंस लेंगे तो श्रेयांश भी खुश रहेगा और घर भी अच्छे से संतुष्टि से चलेगा। श्रेयांश को तो चॉकलेट्स पसंद है जी, उसको आइसक्रीम पसंद है, दिवाली आ गई तो वो पूरी सैलरी की फटाके खरीद लेगा, खुद भी फोड़ेगा, मोहल्ले वालों को भी बांट के फोड़वा देगा। उसको नहीं मतलब कि घर की किस्त कैसे भरी जाएगी, उसको नहीं मालूम कि घर के और एसेंशियल खर्चे हैं वो उनका टेक केयर कौन करेगा, उसको तो खाली मज़े से मतलब। अभी के समय में बच्चे तो बच्चे थे, बड़े भी बच्चे हो गए सोशल मीडिया के चक्कर में, करेक्ट। व्यक्ति 5 मिनट इंटरटेनमेंट के हिसाब से इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करता है, कैसे 1 घंटे 5 मिनट और 2 घंटे 5 मिनट हो जाते हैं, व्यक्ति खुद ही समझ में नहीं आता कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि मेंटली ड्राइवर है, इंटेलिजेंटली ड्राइवर नहीं है। तो जितना ज़्यादा हमारा मॉड्यूल
मेंटली ड्राइवर रहेगा उतना ज़्यादा हम कष्ट में रहेंगे, उतना ज़्यादा इट विल फर्दर ट्रिगर टू स्ट्रेस इक्वेशंस इन आवर लाइफ विच आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। करेक्ट। सो दैट्स वाई, है ना, बोलते ना एक ऐड आता था, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। करेक्ट। इन दैट वे वी हैव टू बिकम वाइज इन अवर डिसीजन मेकिंग। सेकेंडली, भगवद गीता टॉक्स अबाउट 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, दैट इज गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कॉन्शियसनेस बार में हम जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना हम सतोगुण की तरफ जाते हैं, मिडिल में जितना उतना रजोगुण, नीचे जितना है उतना तमोगुण। ठीक है। जितना ज़्यादा हम कॉन्शियसनेस बार में ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हम इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ रहेंगी, हमारी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग काफ़ी बेटर रहेगी। करेक्ट। चेतना के द लेवल ऑफ consciousness in which the problem is generated cannot be resolved at the same level of consciousness but at a higher level of consciousness। हिंदी में बोले तो चेतना के जिस स्तर पर समस्या का उद्गमन होता है, चेतना की उसी स्तर पर उसका समाधान नहीं हो सकता। जैसे 2 बच्चे लड़ रहे हैं 6-6 साल के, उनकी चेतना कम है, वो तो लड़ेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। कोई बड़ा जिसकी चेतना ऊपर, वो आकर के उनके बीच के डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकता है ना। अभी मैं हाई कोर्ट जज हैं एक इंदौर में, उनके साथ मैं बैठा था, 1.25 घंटे करीब बैठा, उनके साथ चर्चा चल रही थी। उन्होंने बताया किस प्रकार से दे हैव हंड्रेड्स ऑफ काउंसलर्स टुडे फॉर रिजॉल्विंग और फॉर काउंसलिंग द डाइवोर्स केसेस विच आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन नेचर। क्यों? बिकॉज पीपल डू नॉट नो हाउ टू डील विथ ह्यूमन इमोशंस, दे डू नॉट नो हाउ टू टॉलरेट ईच अदर, they do not know how to live in cooperation, they do not have patience while dealing with each other, they do not clarify their expectations. Correct. People do not know clarifying expectations, further leads to stress, a lot of stress for the whole family all together। मेरे काउंसलर थे, उनका भी डाइवोर्स केस चल रहा है। मैंने उनसे पूछा तुम जब लड़की देखने गए तो तुमने क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा, हमारे समाज की लड़की थी, देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, हमने मैरिज कर ली। अब फंस गए, क्योंकि उसके विचार हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। करेक्ट। जे मैं कोई ब्रह्मचारी आश्रम में आया तो ऐसे नहीं कि एक दिन सोया दूसरे दिन थोड़ा आश्रम में आ गया, 6 महीने का प्रॉपर एनालिसिस किया था, बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम और लाइक द डिफिकल्टीज और चैलेंजेस विच आई may have to face in brahmacharya ashram, benefits what if I move to a grahastha ashram, what are the horrors I have in my mind for grahastha ashram। It was a detailed analysis for 6 months which I did। जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन कम होगा, जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन कम होगा उतनी क्लैरिटी होगी, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। करेक्ट। कॉन्फिडेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर मेंटल होमवर्क विच यू हैव डन वेरी रिगरसली। अभी जैसे आप मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर को बोलने के लिए बोले जिसके मैंने अच्छे से वर्कआउट नहीं किया है, मेरे हाथ कांपेंगे यहाँ आकर के, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं मिली क्या बोला है क्या नहीं बोला है करके। करेक्ट। सो दैट वे क्लैरिटी लीड्स टू कॉन्फिडेंस, है ना। जब भी हम कोई ऐसा डिसीजन व्हिम्सिकली लेते हैं, बाद में उसके रेपरकशंस बहुत खतरनाक होते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था, अपनी सीट में बैठ करके मैं भगवद गीता पढ़ रहा था। मैं देखा कि एक लेडी है, 22-23 साल की होंगी, छोटी सी बच्ची उनके पास में, मुश्किल से 1-1.5 साल की होगी, और 2 बड़े बड़े बैग उनके हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से चढ़ाए थे। आके बोलती हैं स्वामी जी उठिए हमारी सीट से। हमने कहा भाई मैं तो मेरी सीट में बैठा हूँ। मैंने तुरंत उनको निकाल करके टिकट दिखा दी, S2 में 23। उन्होंने भी अपनी टिकट निकाल दी, प्रिंट आउट निकाल दिए, देखिए हमारी भी S3 में 23। हमने कहा इतनी बड़ी मिस्टेक IRCTC से कैसे हो गई? अब ये तो वुमेन कोटा लगा करके हमको उठवा कर ही रहेंगे। पर मैंने कहा नहीं, ऐसी मिस्टेक IRCTC से हो नहीं सकती। आई वॉज नॉट लॉजिकली कन्विंस्ड। मैंने देखा ध्यान से S3 23, मेरा भी S3 23। फिर मैंने देखा अरे इनका तो ट्रेन नंबर ही दूसरा है। हमने कहा मैम आप सीट तो एकदम सही आई है पर ट्रेन गलत पकड़ लिया आपने। समझ रहे हो कितनी स्ट्रेस में पहुंच गई वो लेडी। बोलते तुरंत चेन रोको चेन रोको चेन रोको। हमने कहा मैम गाड़ी चले हुए ऑलरेडी 2 मिनट हो गए हैं, एटलीस्ट गाड़ी ने 1-1.5 किलोमीटर तो ट्रैवल कर ही लिया होगा, यहाँ पे चेन खींच भी लेंगे। आप इतने 2 बड़े बैग छोटी सी गुड़िया के साथ में कैसे उतरोगी, क्या करोगी? भयंकर ही स्ट्रेस में आ गई। मैंने कहा ठीक है, आई हैव अ सॉल्यूशन, आप नेक्स्ट स्टेशन में अपने हस्बैंड को बुलाइए, वहाँ पे हम लोग आपको उतरवाने में मदद करेंगे, आप सेफ उतर जाइए। हो सकता है अपने गंतव्य तक ना भी जा पाएँ, बट स्टिल it's a much better situation, it's the best use of the bad bargain। वो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा काम डाउन हुई फिर, और फ़ोन लगा के इतना तो उन्हें चमकाया अपने हस्बैंड को, तुम्हें दिमाग दिया भगवान ने नहीं दिया, कौन से ट्रेन में बैठा दिया तुमने हमको। करेक्ट।
फाइनली उनको नेक्स्ट स्टेशन में उतार दिया, अब मालूम नहीं आगे उनका जो भी कुछ होगा। सो सी लाइक व्हेन वी टेक और व्हेन वी मेक डिसीजंस हेस्टली, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो हम कैसी खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को लैंड कर लेते हैं, है ना। सो दैट वे डूइंग थिंग्स whimsically, डूइंग थिंग्स वाइजली एंड नॉट whimsically इज द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता। और हमारा जो माइंड का प्रपोजल है वो एक्चुअली हमारा प्रपोजल नहीं है, ये मैं 3 एग्जांपल से प्रूव कर सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ज़्यादातर हमको लगता है कि जो भी हमारा माइंड सजेस्ट कर रहा है वो हमारा ही प्रपोजल है। ना जी ना, आपका माइंड अलग है, आप अलग हैं। पहले मैंने बता दिया, सटल बॉडी है विच इज़ बेस्ड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। वी आर द सोल, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल। एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट आपने समझ लिया ना, बहुत बहुत हमारा फायदा होने वाला है। केवल ये एक कंसेप्ट देखिए, जैसे महाशिवरात्रि की काफ़ी महिमा मेरी मदर ने मुझे बताई, इतनी महिमा बताई कि मैंने सोचा कि अभी कल महाशिवरात्रि और मैं निर्जला फास्ट करने वाला हूँ। मेरी मदर जानती थी कि इनकी बस की नहीं है निर्जला फास्ट करने की, जीवन में कभी इन्होंने इतनी रिगरस फास्टिंग नहीं की। निर्जला फास्ट समझते हैं ना, फास्टिंग विदाउट वाटर, वो निर्जला। सजला मीन्स फास्टिंग विथ वाटर, साफला मीन्स फास्टिंग विथ फ्रूट्स, है ना। उसके आगे तो फिर बहुत वेराइटी है। तो सो दैट वे माय मदर नो कि ठीक है, चाह रहे हैं, प्रयास करने दो। ठीक है, सुबह उठा, सुबह उठ करके दर्शन करने गया, अभिषेक किया शिव जी के, आ गया। 12 बजे के आसपास मेरी मदर साबूदाने की खिचड़ी बना करके ले आई, बोला हो गया तुम्हारा फास्टिंग, अभी खा लो। मैंने कहा आप मुझे क्यों इस प्रकार का प्रपोजल दे रही हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं आज निर्जला फास्ट करना चाहता हूँ। एंड आई वॉज सीइंग हर एज एन एक्सटर्नल एजेंट हु इज कमिंग टू ब्रेक माई इनर वॉव्स। मना कर दिया मैंने उनको, और वो खिचड़ी का पात्र, जो बर्तन था, वो मेरे टेबल में रख करके चली गई। थोड़े समय बाद मेरे फादर आए, 2-3 घंटे बाद, वो भी घर से मार्केट से फ्रूट्स वगैरह लेकर के आए। कहा ठीक है, तुम बहुत भूखे हो गए, सुबह से कुछ नहीं खाया, फल खा लो। अगेन आई वॉज सीइंग हिम एज एन एक्सटर्नल एजेंट हु इज कमिंग टू ब्रेक माई इंटरनल वॉव्स ऑफ फास्टिंग निर्जला। मैंने मना कर दिया उनको, वो भी फ्रूट को टेबल में रख करके चले गए। सो सिंस आई कुड सी देम एज एन एक्सटर्नल एजेंट्स, आई कुड इजिली से नो टू देम, करेक्ट। 2-3 घंटे बाद मुझे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसके बाद फिर मेरे ही मन ने मुझसे बताएं क्या कहा, शिव जी बहुत कृपालु हैं, उनका नाम आशुतोष है। अभी मेरे से किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने खुद ही वो खिचड़ी को प्लेट में लिया, खुद ही फल छीले, खुद ही सब खा गया। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रपोजल को एक्सटर्नल प्रपोजल के रूप में नहीं देख पाया, करेक्ट। दिस द पावर ऑफ माइंड। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले मेरी 3 ही यूनिट हुई थी 5 में से। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है किसी स्टूडेंट की, उसकी 3 ही यूनिट हुई, 2 स्टूडेंट उसने सही से पढ़ी नहीं है। मैं समझ गया था कि मुझे सुबह से लेकर रात तक जितना अच्छे से मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, मुझे पढ़ना है, नहीं तो कल अपनी सप्लीमेंट्री आ जाएगी एग्जामिनेशन के बाद में। जो मित्र मुझे कभी आज तक कभी पिक्चर दिखाने नहीं ले गए थे, वो आते हैं कि चलो वैभव अपन मूवी देखने के लिए चलते हैं, तुम्हारी टिकट का पैसा मैं दूंगा। 12 से 3 अपन शो देख करके आते हैं। मैंने कहा ना भाई ना, आज हम इस स्थिति में नहीं है कि मूवी देखने जाए, भले तुम फ्री में ही क्यों ना दिखाओ। मैंने उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक्सटर्नल एजेंट के रूप में देख रहा था। बाद में फिर कोई दूसरा मित्र बोले चलो थोड़ा तो मैं बाइक से घुमा करके आते, थोड़ा माइंड फ्रेश हो। मैंने कहा यहीं चल के मैं माइंड फ्रेश कर लूँगा, जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लूँगा, मनन कर लूँगा थोड़ा। मना कर दिया भाई, बिकॉज आई वॉज सीइंग हिम एज एन एक्सटर्नल एजेंट। अब रात में 10 बजे मेरे ही मन ने बोला चलो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए 2-3 मिनट वीडियो गेम खेल लेते हैं। हमारे टाइम पे वीडियो गेम बहुत खेलते थे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तो था नहीं उस टाइम पे, सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल ही बटन वाले चलते थे। तो वीडियो गेम खेलते थे हम लोग कंप्यूटर में। तो मैं सोचता था माइंड फ्रेश, माइंड ने एग्जाम्पल, माइंड ने प्रपोजल दिया, बस 2 मिनट वीडियो गेम खेल लेते हैं। और वो कैसे 2 मिनट 2 घंटे में कन्वर्ट हो गए, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि I could easily handle with the external agent, but when the proposal comes from mind, which is actually an external agent, but I am identifying him or misidentifying it as an internal agent, वहाँ पे फंस जाते हैं। थर्ड मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल, सपोज कीजिए दुनिया से परेशान होके, दुखी होकर के मैंने डिसाइड किया कि कल जो है मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। बहुत पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति हूँ मैं, आज तक सपने में तक मैंने आत्महत्या नहीं की। हाँ, मर्डर जरूर किया है सपने में, करेक्ट। बहुत पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति हूँ।
अब आप बताइए, आज रात में ही कोई अगर चोर अगर मेरे घर में घुस करके मेरे ऊपर प्राण घातक हमला करता है, क्या मैं उसको अपने आप को हर्ट करने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, because I am seeing him as an external agent who is coming to devour me, who is coming to kill me. मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, बट बेस्ट ऑफ द कैपेसिटीज मैं उसके साथ फाइट करूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम सीइंग हिम एज एन एक्सटर्नल एजेंट जो कि मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा है। पर सपोज कीजिए वो रात में नहीं आता, दूसरे दिन पता चला, मैं अपने आप को पूरे से हर्ट कर लेता। करेक्ट? आप जानते हैं मोर देन 52 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड इन द लास्ट 3 years फ्रॉम द IITs and NITs. IITs and NITs are top of the institutes. At the list of 10 IAS and IPS officers who committed suicide. कलीखोपुल आपके अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, 60 पन्ने का सुसाइड नोट लिख करके चीफ मिनिस्टर की रैंक पे उन्होंने सुसाइड किया। गूगल सर्च कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ माइंड। जब वो हमको हर्ट करने पे आता है तो दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाती है। इसलिए मेंटली ड्राइवन नहीं, हमको इंटेलेक्चुअली ड्राइवन होना है। माइंड के प्रपोजल्स आएंगे, उन प्रपोजल्स को हमको वेरीफाई करना है, अच्छा है कि खराब है। बच्चे प्रपोजल देते हैं सर्दी में मदर को कि हमको आइसक्रीम खाना है, आप मना करते हैं एज अ वेल विशर, है ना। बच्चे को हो सकता है कि लूज मोशन, उसका पेट खराब हो, वो बोलेगा कि हमको पिज़्ज़ा खाना है, आप एज अ पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि नहीं अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है, 4 दिन बाद खिला देंगे। करेक्ट? सो इन दैट वे हमारी दुनिया में 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ बार ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जिनको हमको बाइफरकेट करने की आवश्यकता है। नहीं बाइफरकेट कर पाएंगे, इट विल इवेंचुअली लेड टू नेगेटिव इमोशंस, इट विल इवेंचुअली लीड टू unnecessary stress, anxiety, tension, hypertension in our life and what not. डॉक्टर एक हितैषी होकर के एक शुगर पेशेंट को सलाह देता है, भाई आप शुगर मत खाइए, वॉकिंग कीजिए, आप अच्छी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कीजिए, सलाद खाइए, फल खाइए, पर मन को अच्छा नहीं लगता जी, मन को तो मिठाई पसंद है जी, भी क्या करेंगे? दैट वे वी नीड टू ट्रेन द माइंड, ट्रेन द माइंड, training the mind is one of the basic essential principles of श्रीमद् भगवद गीता, है ना। हाउ टू ट्रेन द माइंड, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेल्फ कंट्रोल रहेंगे, जितना ज़्यादा हमारा माइंड ट्रेन रहेगा, उतना ज़्यादा इट विल लीड इवेंचुअली टू हैप्पीनेस। प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज मच 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 लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट एंड लैमेंटेशन इन अवर लाइफ। डिसिप्लिन की प्राइस है, मैं मना नहीं करता हूँ, पर वो ग्राम्स में है, लैमेंटेशन की प्राइस टन्स में है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे अपने ऊपर, उसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा। MRF के शेयर्स 1990 में 330 रुपये के थे। उस समय एक किसी ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन के लिए 20,000 शेयर्स लिए थे जिनकी कीमत 66 लाख थी। आज MRF के शेयर्स 1,09,000 की कीमत 200 करोड़ पार कर गई। उस समय का इन्वेस्टमेंट था, आज रिटर्न वैल्यू आप देख सकते कितनी ज़्यादा है। करेक्ट? इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ, वी शुड इन्वेस्ट अपॉन, अब किसी भी एज ग्रुप के हों, वी नीड टू इन्वेस्ट अपॉन अवर लर्निंग आस्पेक्ट, वी नीड टू लर्न द ब्यूटी ऑफ नॉलेज, द ब्यूटी ऑफ डिसिप्लिन इन अवर लाइफ। आपको मालूम है, ये मैं लास्ट केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हो तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। मेरे जीवन में भी एक बहुत खतरनाक सिचुएशन आई थी। क्या सिचुएशन आई थी? 12th क्लास के साथ में, अच्छा उसके पहले 6th और 7th और 8th क्लास में कोई व्यक्ति मेरे से पूछता था कि आप क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ। मेरा कोई 2-3 आंसर नहीं रहते थे कि कंफ्यूज हूँ, मैं एक ही आंसर बोलता था, आई वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर इन लाइफ। ठीक है। अभी 10th क्लास की जब मैं एग्जामिनेशन दे करके आया था, तभी से मैंने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बुक पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना। क्यों? बिकॉज आई हैव टू चेस, आई हैव टू स्कोर नाइसली इन द एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2.5-3 महीने मैंने अच्छे पढ़ाई किया। जब मेरे मित्रगण सब उस समय खेलते रहते थे, मैं पढ़ता था। 10th की गर्मी की छुट्टियाँ, अप्रैल में, जून में, 3 महीने मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। एक अच्छी स्टार्टिंग थी। इसके बाद में मित्र मंडली भटकाने वाली बोलते थे कि क्या उस समय गाना चला था, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन। तो इस प्रकार से हमको घुमाने फिराने ले जाते थे, पूरा हमारा 11th और 12th का पूरा समय बर्बाद कर दिया। 12th क्लास के साथ में जब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें AIEEE हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो हमने जब लिखा, स्टेट रैंक हमारी 10,000 क्रॉस कर दी, और कोई भी अच्छा कॉलेज जो है वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, है ना। 10,000 स्टेट रैंक तो बहुत पीछे होगी। 2003 में जब दिया था 12th के साथ में, तो माई फादर गेव मी अ वेरी वाइज प्रपोजल एज माई वेल विशर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं,
हमारी कपड़े की दुकान है, साड़ियों की दुकान है, कंचन काया, दोनों पिता पुत्र मिल करके बढ़िया दुकान चलाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब मैं तो सुपर टेंशन में, क्यों? क्योंकि मेरा तो जीवन का उद्देश्य इंजीनियर बनना था, जो कि छूटता हुआ नज़र आ रहा था। और साड़ी की दुकान से मेरी बहुत शिकायत थी। क्यों शिकायत थी, जाना चाहेंगे? मैं कभी फादर के पास 5, 10, 15 मिनट मिलने के लिए जाता था, कभी टिफ़िन लेकर के जाता था। मैं दिखता था वहाँ पे लेडीज़ आती थी और 5, 10, 15, 20, 25 साड़ी निकलवाती थी और एक भी नहीं ले जाती थी। मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती, फिर बैठ करके घाड़ी करते रहो। तो मैं सोचा जीवन में कभी भी साड़ी की दुकान तो नहीं चलाऊंगा, कुछ भी करूंगा मैं साड़ी की दुकान तो नहीं चलाऊंगा, है ना? बिकॉज आई कांट चेंज द माइंड सेट ऑफ वुमेन। मैंने कहा अगर 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 शॉप भी डाली होगी तो मैं मेडिकल शॉप डालूंगा। बेचारा पेशेंट बहुत हैरान परेशान आता है, कोई मोल भाव नहीं करता, ये नहीं बताता वो दवाई निकालो वो दवाई निकालो, सीधा पर्चा लाता है डॉक्टर से और जो पर्चे में मेडिसिन लिखी रहती है वो मेडिसिन ले जा लेता है। कोई मोल भाव आज तक मैंने करते नहीं देखा मेडिकल शॉप में। करेक्ट। मैंने कहा शॉप खोलनी होगी तो मैं मेडिकल शॉप खोलूँगा, हैसल फ्री शॉप है। पर मेरे इंटेलिजेंस ने जवाब दिया कि यार तुम्हारा उद्देश्य कहाँ इंजीनियर बना, तुम कहाँ दुकानदारी के चक्कर में पड़ गए। करेक्ट। मैंने पिताजी से कहा पिताजी मुझे 1 साल ड्रॉप लेना है। पिताजी ने कहा तुम 1 साल ड्रॉप लेके क्या ही उखाड़ लोगे, 10,000 रहेंगे तुम्हारे, 9,000 आ जाएगी, बहुत पढ़ लिया तो 8,000 आ जाएगी, अरे बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया तो 5,000 6,000 आ जाएगी, और इससे पीछे क्या लाओगे? क्या 5,000 में तुमको अच्छा कॉलेज मिलेगा? मेरे फादर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे डोनेशन दे करके कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके। बोले जब तक तुम्हारा सरकारी कॉलेज में नहीं होता एडमिशन, मैं तुमको इंजीनियरिंग नहीं कराने वाला। अब मैं क्या करता? अब मेरी स्थिति ऐसी थी कि मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान ने 400 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया हो, हाँ, और इंडिया टीम के 25 ओवर में 6 विकेट गिर गए हो मात्र 100 ही रन पे। अब क्या आप आगे का मैच देखना चाहोगे? अब बचे हुए 4 विकेट अगले 25 ओवर में 300 रन थोड़ी बना देंगे। हम इस प्रकार का कोई हारा हुआ मैच जीतने की बात कर रहे थे। तो मैं जानता था लक्ष्य कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, परंतु हमको विवेकशील रहना आवश्यक है। वी शुड नेवर लूज होप। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, जितने सारे मेरे अटैचमेंट्स थे, घूमने फिरने का अटैचमेंट था, है ना, बहुत ज़्यादा घूमते फिरने, आदत भी ख़राब हो चुकी थी घूमने फिरने की। क्रिकेट बहुत पसंद था, क्रिकेट नहीं देखा। खाना पीना काफ़ी पसंद था, बाहर जा कर के वो नहीं खाया। शादियों में जाना पसंद था, शादी में भी नहीं गया। पर पढ़ाई बहुत अच्छे से किया, 1 साल तक एकदम निष्ठावान तरीके से पढ़ाई किया। और 364 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में 365 दिन एग्जामिनेशन हॉल में गया, भगवान से प्रार्थना की। 364 दिन की मेहनत, 365 दिन विफल ना होने पाए, सिली मिस्टेक्स की वजह से सिलेक्शन ना होने पाए, क्योंकि दूसरा ड्रॉप मेरे पिताजी किसी स्थिति में मुझे नहीं दिलवाएंगे। करेक्ट। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, तो मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबली कार्य करना है। बगल में एक लड़की थी, रोना शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा, जानता नहीं था, कि क्यों रो रही हो? तो बोलती है मेरा दूसरा ड्रॉप है। हमने कहा अभी तो पेपर ही नहीं आया, हो सकता है तुम्हारा बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाए। तुम अभी से इतने खराब माइंडसेट के साथ तो तुम पेपर में एंट्री करोगे, तुम्हारा क्या ही सिलेक्शन होगा। सो दैट वे गिव हर सम मोटिवेशन। अब मैं काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से मैंने पेपर को लिखा, और उसका जब रिजल्ट 20 दिन के बाद आया तो इवन आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिशियल नेम है वैभव गुप्ता। वहाँ पे रिजल्ट में लिखा था वैभव गुप्ता, स्टेट रैंक 433, 433। अभी आप समझ सकते हैं 5 डिजिट रैंक को 3 डिजिट रैंक में कन्वर्ट करने में मेरे को कितने पापड़ नहीं बेलने पड़े होंगे। करेक्ट। बट उससे मुझे बहुत अच्छा लर्निंग लेसन मिला। फेलियर इज नॉट अ फेलियर इफ यू लर्न फ्रॉम इट, है ना। इनफैक्ट फेलियर कैन बी वन ऑफ द रेसिपीज टू सक्सेस। मूविंग फ्रॉम अ फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुसियाज्म इज द साइन ऑफ अ मैच्योर पर्सन। करेक्ट। ये मैंने एक केस स्टडी आपके साथ बताई है, ऐसे मेरे जीवन में 13 केस स्टडीज़ हैं जिनको मैंने लिख करके भी रखा है। क्योंकि अब मैं फेलियर से डरता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जानता हूँ कि फेलियर में अगर हम कंसिस्टेंट एफर्ट्स बनाए रखेंगे तो एक समय हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। करेक्ट। तो इस प्रकार से ज़्यादातर लोग फेलियर में अपना पूरा मोरल लूज कर देते हैं। दे गो टू डिप्रेशन बिकॉज दे डू नॉट हैव सॉल्यूशन ओरिएंटेड विजन इन लाइफ। करेक्ट। कैसे हमारी समाधान युक्त चेतना हो, समस्या युक्त चेतना से कैसे हम समाधान युक्त चेतना तक पहुँचे, ये हमारे जीवन का विचार होना चाहिए। नकारात्मक सोच को कभी भी हमारे ऊपर हावी ना होने दें। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम बड़े से बड़े चक्रव्यूह से हम बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न हो किसी का तो ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और पहले सेशन फिनिश कर दिया ताकि इट कैन बी मोर इंटरेक्टिव। यू कैन आस्क